बट अभी मैं आपकी एक टैट की पिक्चर लाना चाहूंगा जो आपके एसएसबी में आई थी, जो हमारे व्यूअर्स या भी राइट नाउ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि ओके। एक्सट्रीमली टफ है, जिसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा। यस यस एक यस। इंसान वो जो अपने पहले 2 अटेम्प्ट में कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता था कि स्टोरी क्या लिखनी है, एंड नाउ ही इज एबल टू राइट सच काइंड ऑफ स्टोरी जो कि इतनी टफ पिक्चर है। कैसे? A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। आज हम बात की शुरुआत करेंगे एक इंसान के नाम से जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और उसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना जाता है द किंग मेकर बाइबल। अभी चाणक्य ने जो अपनी किताब अर्थशास्त्र में एक बात लिखी थी उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था अपने अर्थशास्त्र में, किल द प्रॉब्लम बिफोर द प्रॉब्लम किल्स यू। इसका मतलब यह है कि समस्या को जड़ से उखाड़ दो वरना समस्या तुम्हें खत्म कर देगी। ये बात बहुत बड़ी है, और यहीं से इंसान की कहानी आती है। उनका नाम है भावेश। भावेश अपने एसीटेक 54 में रिकमेंड हुए थे। अब ये जो इंसान है ये अपने थर्ड अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, उससे 2 अटेम्प्ट में ये स्क्रीन आउट थे। अब ये जब 2 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट थे तो नॉर्मली एक इंसान के दिमाग में ये आता है कि उसकी जनरल प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में होगी, उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस उसका पुअर होगा, 10 लोगों के आगे वो बोल नहीं पाता होगा, वो कभी भी मार्केटिंग हेड, कल्चर हेड या हेड बॉय जैसी पोजीशन उसने संभाली नहीं होगी, और यही कारण है स्क्रीन आउट होने का। बट ऐसा भावेश के साथ नहीं था। भावेश की ये स्ट्रेंथ थी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग हेड और कल्चर हेड वो रह चुके थे। ये कारण नहीं था उनके स्क्रीन आउट होने का। जरा मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ। ये पिक भावेश की है। भावेश को आप माइक के साथ देख पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी देख पा रहे हैं, तो फॉर श्योर ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने आपको 4 अभी बताए। पर हमें ये समझना पड़ेगा भावेश का रिकमेंडेशन रुका हुआ कैसे था। इतना काबिलियत लड़का जिसमें इतनी सारी काबिलियत हो, वो इंसान रिकमेंड क्यों नहीं हो रहा था? और उनकी इस जर्नी में आफ्पा भी था, और आफ्पा की खुद की एक सर्टेन इमेज है। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमेज ये होती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं, इस वजह से बच्चों का रिकमेंडेशन नहीं हो पाता। अगर आप आफ्पा के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि आफ्पा में अगर 30 बच्चे एनरोल हो रहे हैं तो अराउंड 50% बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, और हर दूसरा बच्चा स्क्रीन होने की श्योरिटी एक्सट्रीमली हाई, मतलब 99% बच्चा उनका स्क्रीन हो ही रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इंट्रिग कर रहा था भावेश को सवालों के द्वारा कि ये सच है क्या। और आफ्पा के बारे में आप भी जान सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात बता दूं, इसके ऑफलाइन बैच स्टार्ट 16 नवंबर, 7 दिसंबर, 21 दिसंबर से, और सारी कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए ये कोचिंग स्टार्ट हो रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मुलाकात करते हैं भावेश से। जय हिंद भावेश भाई। जय हिंद शुभम भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर, बट आई एम सरप्राइज ऑफ योर स्टोरी। आप एक गुजराती फैमिली से हैं, एंड द गुजराती पीपल आर ऑल अबाउट बिजनेस। फौज दिमाग में कब आई आपके? राइट राइट राइट। तो शुभम भाई, बात ऐसी होती है ना कि इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। हम्म। पैशन एक ऐसी चीज होती है जो दैट पुट्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इट वाज ऑल अबाउट माय पैशन टू बीइंग द पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एंड हियर आई एम टुडे बीइंग रिकमेंडेड फ्रॉम 20 एसएसबी भोपाल। बट आपकी जर्नी थोड़ी शॉकिंग है। देखो, 3 अटेम्प्ट हैं आपके, और राइट 2 स्क्रीन आउट, फर्स्ट 2, एंड थर्ड राइट। वाज रिकमेंडेशन। यस। अभी इसमें शॉकिंग ये रहता है, जो बंदा स्क्रीन आउट होता है उसके दिमाग में सिर्फ यही लगा रहता है कि यार मैं बस एक बार स्क्रीन इन हो जाऊं, राइट और उसकी मैक्सिमम प्रिपरेशन स्क्रीनिंग में होती है, जिस वजह से कॉन्फ्रेंस तक की जर्नी में थोड़ा कुछ ना कुछ लैक रह जाता है। राइट राइट। अब आप रिकमेंड हो गए तो इस बात की तैयारी करी कैसे, या कोचिंग भी आपने ली थी, उसका भी कुछ रोल है? सबसे पहले तो जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, कोचिंग के पहले मैं आता हूँ कि दिस जो मेरा ये अटेम्प्ट था, आई कंसिडर्ड इट एज माय लास्ट अटेम्प्ट। अच्छा। अगर ये अटेम्प्ट में मेरा अगर मैं क्लियर नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर माय प्लान बी। विल टॉक लेटर अबाउट माय प्लान बी, बट दिस आई कंसिडर्ड इज माय लास्ट अटेम्प्ट, एंड आई गेव इट with all of my blow, all of everything I had to being to get recommended in this attempt. And to get recommended, the coaching where I took from, that is AFPA, which is like Armed Forces Preparatory Academy, which is in Nagpur. The academy helped me a lot. I cannot tell you, a lot helped. Academy helped me that much, so that in a single blow I could get recommended. Okay, we will talk about in detail ki how it works, because a Right, person who's getting screen out is getting recommended in the third attempt, then it's a right. surprise. And I come to know that you took that coaching before the third attempt only, right? Yes, yes, I did, I did. Okay, so let's come to the first part. देखो, जब इंसान बार बार स्क्रीन आउट हो रहा होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, यार कहीं मेरा ओया खराब तो नहीं रहा, कहीं मेरा पीपीनीटी खराब नहीं हो रहा। कुछ खराब नहीं हो रहा होता तो भी उसमें दिमाग लगा के सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा था क्या?
एग्जैक्टली मेरे साथ एक जो चीज पर्टिकुलरली दो स्क्रीन आउट में जो मैंने फेस की थी वाज माय पीपी एंड डीटी. Although my OER went pretty well and group discussion and narration were fabulous, but the one thing which I was lacking in the making stories as well as in perceiving the stories in that particular frame of 4 minutes. Sorry, 30 seconds we have to perceive and we have to write stories in next story in 4 minutes. So I was lacking in writing and perceiving the story. अच्छा, आपके साथ ऐसा भी होता था दैट यू गेट कंफ्यूज कि यार स्टोरी आ ही नहीं रही दिमाग में? एग्जैक्टली फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में तो मेरे साथ यही हुआ था कि एक स्टोरी रैंडम पिक्चर यूज टू फ्लैश एंड फॉर लाइक पास्ट 30 सेकंड तो ये सोचने में लग जाते थे कि इसमें स्टोरी क्या लिखे. अब जब 30 सेकंड में आई कुड नॉट गेट एनी आइडिया, अब 4 मिनट में वी हैव टू राइट स्टोरी. सो आई यूज्ड टू राइट any kind of stories. I cannot even tell you the story I wrote in my first two screen name. ओके, बट अभी मैं आपकी एक टैट की पिक्चर लाना चाहूंगा जो आपके एसएसबी में आई थी, जो हमारे व्यूअर्स Yeah. भी राइट नाउ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि Okay. एक्सट्रीमली टफ है, जिसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा. Yes, yes, एक yes. इंसान वो जो अपने पहले दो अटेम्प्ट में कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता था कि स्टोरी क्या लिखनी है, एंड नाउ ही इज एबल टू राइट सच काइंड ऑफ स्टोरी जो कि इतनी टफ पिक्चर है. कैसे? यस. तो इसकी दो चीजें होती है. सबसे पहले शुभम भाई जो मैंने सीखा हाउ टू गो गुड इन साइकोलॉजी इज फर्स्ट कि अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू राइट द पिक्चर and perceive the picture in a rightful direction. And for this I feel no shame in saying that yes, AFPA has helped me a lot in how should I write my picture and how should I perceive the picture. I used to perceive picture first of all wrongly, but then at AFPA my mentors told me that what is the correct way to perceive picture and what is the correct order, what would be the correct sequence to write a good story which is acceptable. आई एग्री कि आपा ने आपकी मदद की होगी, बट लेट्स डिग इन दिस पिक्चर. Right. अभी ये जो पिक्चर हमें दिख रही है, अगर देखें, एक लड़का है मुस्कुरा रहा है और वो दीवार के पीछे खड़ा है और उसके सामने एक और लड़का जा रहा है जिसकी एज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. राइट. आई एम श्योर आपने सेम चीज परसीव की होगी, राइट? सेम आई परसीव्ड सेम थिंग. सो मुझे तो समझ में आ रहा है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. नहीं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. तो इसके व्हाट आई परसीव्ड इन दिस पिक्चर वाज कि द वन गाय हु इज स्पीकिंग आउट ऑफ द वॉल, जो वॉल से बाहर जाके देख रहा है, आई टुक हिम एज अ मेल कैरेक्टर. एंड व्हाट आई रोट वाज कि द मेल कैरेक्टर सॉ एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर दैट अ चाइल्ड वाज मिसिंग फ्रॉम हिज होम, जो who was not mentally fit, he was not mentally stable. तो उसे याद आता है कि यार मैंने इसे देखा है कहीं, एंड he suddenly remembers कि उसने वो आर्टिकल पढ़ा था. तो what that child does, what that my main character does is he rushes to the child, he comforts him, वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसको कंफर्ट लेवल में लाने की कोशिश करता है, एंड देन उसके बाद वो उसको अपने घर लाता है एंड वहाँ पे ही ऑफर्स हिम फूड, खाने पीने के लिए देता है, कंफर्ट जोन में और लाता है. इन द मीन टाइम व्हाट ही डज इज he finds that article जहाँ उसने वो ad देखी थी child missing की. he finds that article and immediately calls in the given contact number, and उसके बाद उसकी फैमिली आती है घर and takes that child and thanks my male character for his help. ये मैं आपकी स्टोरी समझ रहा हूँ, बट मैं एक बात से शॉक नहीं था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब आपके एसएसबी में गए थे तो उनको ये पिक्चर पे बिल्कुल स्टोरी नहीं आई. Right, I agree with you. Most of my friends were like completely blank कि अब इस पे हम लिखे क्या, क्योंकि it's an abstract picture. एक abstract picture है जहाँ आपको कोई action ही नहीं दिख रहा कि पिक्चर में हो क्या रहा है. Just a two guy, एक पीक कर रहा है and एक देख रहा है. तो इस स्टोरी को अटेम्प्ट करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी थी कि एक परसीव, मतलब आपका इमेजिनेशन, आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो स्टोरी को. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग द स्टोरीज व्हिच आई डिड. तो विद proper practicing I knew how to frame a story in exactly 4 minutes that was being given to us. ओके, यहाँ से मैं आपको वापस स्क्रीनिंग पे लेकर आना चाहूंगा, बट उससे Right. पहले कहानी करना चाहूंगा आपके और आपके फादर की कन्वर्सेशन की. एक Yeah. टाइम था आपके फादर कहा करते थे गुजराती में, तने कंफर्म है कि आर्मी ज्वाइन करवी छे, और हाँ, आप गुजराती yes. में रिप्लाई करते हैं हाँ पापा मना कंफर्म है आर्मी ज्वाइन करू छे. करो से राइट राइट राइट. अभी ये कहानी यहाँ से जब आपके फादर चाह रहे हैं कि यार मेरा बेटा मेरे बिजनेस में आ जाए, सिविल इंजीनियरिंग की है, और Right. वो कहानी जहां पर आप स्क्रीनिंग में अटक रहे हो, तो स्क्रीनिंग में आपको, चलो एक तो हो गया आपको पता लगा पीपीएनडीटी में आप अटक रहे हो, बट Right. खाली पीपीएनडीटी में तो नहीं होगी ना बात, आपको नरेशन में भी कहीं डाउट लग रहा होगा या जीडी में भी डाउट लग रहा होगा आपको. नहीं, द वन थिंग वाज पीपी. माय फर्स्ट जो मैं जैसे मैंने बताया कि
परसिविंग स्टोरी, एंड सेकंड वाज पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जहां मुझे थोड़ा डाउट लगा, बिकॉज एक चीज होती है कि जो पर्टिकुलरली एसएसबी एंड आर्मी के ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो कंपैरेटिवली टोटल डिफरेंट होता है फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन दैट्स बीन कंडक्टेड बाय प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो ग्रुप डिस्कशन होता है. सो इन माय पास्ट प्रीवियस टू एसएसबीज, एक गलती जो मैं कांस्टेंट करता था कि आई यूज्ड टू ओवर पावर इन ग्रुप डिस्कशन, लाइक नहीं यार मेरी स्टोरी अच्छी है, प्लीज गो विद माय स्टोरी, अच्छा. जो मुझे नहीं करना चाहिए था. दैट आई लर्न फ्रॉम आफ्पा, कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड गो विद द ग्रुप, एंड दैट्स हाउ आई डिड दिस टाइम. ओके, वन मोर चेक आई लाइक टू नो. आपने आफ्पा में कितनी बार स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस की है? आफ्पा में वी हैड लाइक सेशन फॉर लाइक 14 डेज. हम लोग की 14 डेज की होती थी ट्रेनिंग. पर्टिकुलरली यस, वन मोर थिंग आई वुड like to tell you, it's not a coaching. They don't coach us. Coach might be a wrong word for AFPA. It's like training. They train us, right? So हम लोग की जो ट्रेनिंग थी, it went for like 14 days, and in past 14 days हम लोग ने PP and DT की like almost 10 to 11 times हम लोग रोज प्रैक्टिस करते थे सुबह. नहीं, मेरी बात, ये आपके शब्द आधे अधूरे लग रहे हैं. एक होता है पिक्चर लिखी, स्टोरी लिखी, ये प्रैक्टिस की. हाँ. एक आप मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पिक्चर लिखी, फिर जीडी हुई, नरेशन हुआ, ये सब हुआ, ये आपने 9-10 बार किया है? यस, ये हम लोग ने नहीं से नहीं तो 10 to 11 टाइम्स हमने किया है आफ्पा में. सो वी फॉलो द सेम ऑर्डर एट आफ्पा दैट्स बीन, और जो एसएसबी में होता है, फर्स्ट हम लोग पीपीएनडीटी में स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग पिक्चर टू ग्रुप डिस्कशन एंड राइटिंग पिक्चर देन नरेशन एंड देन ग्रुप डिस्कशन. ये सेम चीज चलती आ रही थी फॉर 11 to 12 days. ओके भाई, अभी ये भी बात हो गई. मुझे ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव फील हो रहा है आपके केस में, प्लस बड़ा ही सरप्राइज हो रहा है. एक इंसान जिसको लंदन जाने का मौका मिल रहा है, इंपीरियल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, और जो गुजराती फैमिली से, जहां पर वो फर्स्ट जनरेशन होगा एज एन आर्मी ऑफिसर, या वो इतना डिफरेंस कैसे मतलब ले पा रहा है? क्या ऐसा इंस्पायर कर गया आपको फौज के बारे में? फौज के बारे में जो मुझे इंस्पायर किया वाज वन ऑफ माय सीनियर who was when I was in मेरी जर्नी फौज की शुरू हुई थी when I was in third year of my college. तो एक सीनियर थे मेरे, I would definitely like to mention his name, आशीष अग्निहोत्री उनका नाम था, and he got recommended from Navy. यूएस एंट्री थी उनकी, वो मेरे से एक साल बड़े थे, तो 4th ईयर में थे, तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होता है इंडियन नेवी का, तो he got recommended from there. So he was one of my very cool senior. तो मैं उनसे कांटेक्ट में रहा करता था, एंड he was the one who motivated me. He was the one, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उन्होंने अपने बारे में बताया कि भावेश, I got recommended, तब at that moment I had no idea कि what actually armed forces is. बट उसके बाद when I met him, मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये इनका सिलेक्शन किस चीज में हुआ. इंडियन नेवी seems to be a cool word. बहुत कूल चीज होती है ना when someone say भाई I got recommended in Navy. तो यार नेवी बहुत कूल लग रहा है यार, ये है क्या चीज. तो उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडी. उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ही यूज्ड टू सी मी इन द कॉलेज, मेरी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज वेरी गुड एट इट. तो ही सेड कि भावेश यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड यू कैन डू इट, आई नो. तो दैट वाज द डे, एंड आज का दिन था. दैट मोटिवेशन इज कॉमन फॉर मी. एंड क्या होता है कि आई न्यू कि माई स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी गुड. My speaking skills are very good. So when I first went to my US entry, which was at Coimbatore, Naval Selection Board Coimbatore, तो I was pretty much sure कि यार स्क्रीनिंग तो मैं हो ही जाऊंगा, ग्रुप डिस्कशन ही तो है, क्या है, एंड नरेशन है. बट जब the first time I got screened out because of my group discussion and my picture perception, that thing quickly hit me कि यार जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वही तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट बन रहा है. दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी. ओके, चलो ये कहानी का ना बड़ा ही, मैंने ये जानना स्टोरी आपसे इसलिए पूछनी चाहिए क्योंकि एक इंसान जो कि कल्चरल हेड रह चुका है, जिसने बहुत बड़ी पोजीशंस देखी हैं कॉलेज में, यस, मार्केटिंग सब की है, जिसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है. मुझसे सवाल आता है कि शुभम, व्हाई डिडंट यू गॉट रिकमेंडेड? यूट्यूब चैनल है, बोल अच्छा रहे हो, सब है, तो ये रिकमेंड कैसे नहीं हुआ? मैंने कहा मेरे साथ एक और लड़का हुआ है, भावेश भाई, सेम प्रॉब्लम थी. सो यहाँ से मैं थोड़ी बात लेके जाऊंगा. एक बंदा जिसकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, उसको पीपीएनडीटी सुधारनी पड़ी पहले कि अगर उसको अंदर होना है. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप लिखा करते थे पुरानी स्टोरी, तो उसमें एक्शन कितना हुआ करता था? जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था कि एक उसने बंदा देखा जो कि मेंटली अनस्टेबल है, एंड ही स्टार्ट हेल्पिंग हिम, उसको अंदर लाया, बाकी सारे काम शुरू करें, एंड द लास्ट इज कि उसको पेरेंट्स तक पहुंचाया. यहाँ पर एक्शन इतना है, पर पहले क्या होता था? तो पहले फर्स्ट जो 2 स्क्रीन आउट में मैंने गलती करता था, दो मेजर चीजें.
फर्स्ट कि मेरे स्टोरी का कोई फॉर्मेट नहीं होता था. माई स्टोरी यूज टू गो इन द पास्ट. पूरी स्टोरी पास्ट में होती थी कि उसने ऐसा किया, ये किया, ये किया. एक्शन यूज टू बी वेरी लिमिटेड एंड स्टोरी का कोई प्रॉपर एंड ही नहीं होता था. तो ये दो चीजें जो मेजरली मैं फेस करता था ठीक कि है. कोई स्टोरी का एंड नहीं होता था, प्लस स्टोरी के में एक्शंस बहुत लिमिटेड होते थे और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर इनटू पास्ट. ओके, अब यहाँ से काउंटर क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में. अभी भाई सीन क्या है कि आपने जितनी भी एसएसबी गए हैं वो सब डायरेक्ट एंट्रीज से आप गए हैं. राइट. अब डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में मिथ होती है कि इसमें 300 से 400 लोग आते हैं. ये बात सच है, बट 300-400 लोग आते हैं, इससे स्क्रीन इन होना मुश्किल है. तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई? दिमाग में ये बात बिल्कुल आई थी कि जब मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट किया था तो आई हैव सीन लाइक कैंडिडेट्स 300-350 कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट डे. एंड भले आपको आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि यार मेरी स्पीकिंग स्किल्स गुड है, बट इतने सारे लोगों को देख के ना कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक हो जाता है. बट एक क्या होता है कि यू हैव एन एबिलिटी कि नहीं करना है, मतलब करना है. एंड सेकेंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, अब तो होगा मेरे से, एंड इस बार तो मैं स्क्रीन इन होके ही जाऊंगा. तो जो मेरे स्टार्ट जो तीनों अटेम्प्ट थे, तीनों अटेम्प्ट में मैं यही अटेम्प्ट के साथ गया था कि मैं रिकमेंड होऊंगा, ना कि मैं स्क्रीन इन होऊंगा. सबसे बड़ी चीज ये, अगर कोई इंसान सोच के जाए कि यार मुझे तो सिर्फ स्क्रीन इन होना है, रिकमेंडेशन बाद में देखेंगे, तो वो इशू होता है. बट मेरे साथ इन माई केस तीनों अटेम्प्ट में मैं गया था कि यार मुझे रिकमेंड होना है, मुझे स्क्रीन इन नहीं होना, मुझे रिकमेंड होना है. ये जो आप बात बोले ना, बहुत बड़ी बात है. ये चुभती बहुत है जब आप फेलियर होकर आते हैं. राइट. दिल पे बहुत लगती है, बहुत बुरी तरह. अब उसके बाद क्या होता है कि दिमाग बहुत बातें करने लगता है, ये वो, आगे की कहानी चलती जा रही है. आपकी बीटेक खत्म हो चुकी है, अब आप घर आके बैठ गए हैं, घर आके तो बैठ अब दूसरी बातें भी शुरू हो गई हैं पैरेलल. अब क्या करने का इरादा तुम्हारा? ठीक है, अभी ये बताओ कि माइंडसेट क्या रखा तुमने फिर? माइंडसेट तो मेरा यही था कि फर्स्ट थिंग कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, तो थर्ड अटेम्प्ट जो था आई कंसीडर्ड एज माय लास्ट अटेम्प्ट. तो ये ये अटेम्प्ट में मैं जानता हूँ, आपने बता दी थी कि लास्ट अटेम्प्ट आपने मान के चला, बट ये या बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हो कि आपके दिमाग में अटक चुका था कि आपको आर्म फोर्स ही ज्वाइन करनी है. राइट. ठीक है, तो ये तो लास्ट अटेम्प्ट पेरेंट्स की नजर में था. नहीं, नॉट पेरेंट्स की नज़र में भी था, मेरी नज़र में भी था लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अब इसके बाद मैं और इस चीज़ में टाइम नहीं डाल सकता था. क्योंकि ये एक चीज़ हो रही थी, या तो दो चीज़ होती मेरे साथ कि अगर मैं अभी आर्म्ड फोर्सेस को कंटिन्यू रखता तो इफ मैं रिकमेंड हो गया इट्स वेरी गुड फॉर मी. अगर रिकमेंड नहीं होता तो फिर मैं और नेक्स्ट 6-7 महीने वेस्ट करता इस चीज़ के पीछे कि मुझे प्रिपेयर करना है. तो ना ही जो मेरे आगे मास्टर्स के प्लान थे वो भी स्किप हो जाते, उसके लिए फिर मेरी एज और बढ़ती जाती, एंड एट द एंड अगर मास्टर्स करने के बाद भी मुझे वापस बिजनेस से ज्वाइन करना रहता तो वो टाइम, जो पर्टिकुलर जो टाइम था ना, वो वेस्ट होता. एंड आई कुड नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. चलो ये बात, चलो मैंने आपकी बात मान ली, बट राइट. यहाँ से फिर काउंटर क्या बात आती है? प्रेशर. प्रेशर. क्योंकि राइट. दिमाग में ये है कि भाई आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है. राइट. ठीक है, अब इस प्रेशर के साथ फिर डील कैसे किया? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आप एसएसबी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं देन आपका रिकमेंडेशन नहीं हो सकता. सो राइट. प्रेशर तो राइट. मेरे हिसाब से फिर लिया नहीं होगा आपने, या कुछ और किया आपने? नहीं, तो प्रेशर को काउंटर करने के लिए एक चीज होती है कि प्रैक्टिस द थिंग एंड इंडल्ज इनटू इट. ये एक बहुत अच्छा कोट है कि प्रैक्टिस करो, उस चीज पे इंडल्ज हो जाओ. तो क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर टैट की स्टोरीज, या डब्ल्यूआरटी हो गए, सॉरी वेट हो गए, एसआरटी हो गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द करंट अफेयर्स जो लेक्चरेट के टॉपिक्स होते हैं, तो इन सब चीजों को ना इवेंचुअली जब प्रिपेयर कर रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे मजा आने लगा. मजा क्यों आने लगा? क्योंकि प्रीवियस 2 अटेम्प्ट मेरे करंट अफेयर्स वर जीरो, और इस चीज में जब मैं पढ़ते गया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार अच्छा ऐसा कुछ भी हो रहा है अपने आसपास, अच्छा इजराइल पैलेस्टाइन में ये इशू है, अच्छा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये रिलेशन है. तो ये मजा मेरे को पढ़ने में आने लगा. तो प्रेशर फॉर मी इन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस रेदर देन टेकिंग इनटू अ प्रेशर. ओके, अब यहाँ से एक और काउंटर सवाल आता है. मेरा सवाल ये है मेरे भाई कि जब आप, मान लो आपकी जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो परफॉर्मेंस इंसान कॉन्शियस भी हो जाता है. राइट. तो ये परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस को कैसे हटाया आपने? परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस एक अलग, एक इन टर्म्स ऑफ एसएसबी दो चीजें होती है, एक जेन्युइनिटी और एक परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस. तो क्या होता है कि जो लोग हु ट्राई टू बी फेक एट एसएसबी साइकोलॉजिकल टेस्ट पर्टिकुलरली, तो वो लोग फोकस करते हैं कि परफॉर्मेंस उनका कैसा होगा, वेयर एज दोस्त हु आर वेरी जेन्युइन वो ये फोकस नहीं करते कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है. दे गो विद द फ्लो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जैसी है यू विल, आप वैसा ही दिखाओगे उनको. ओके. तो मेरे लिए ये
परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मुझे आफ्पा में माय मेंटर्स क्लियरली सेड टू मी कि यू डोंट हैव टू फेक योरसेल्फ, एवरीवन हैज अ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, सबके अंदर होता है वो चीज, बट ओनली यू शुड नो कि आपको हाउ यू हैव टू सर्व, आपको दिखाना कैसे वो ऑफिसर्स को। ओके भावेश भाई, अभी मुझे एक बात और बताओ, जब आप 14 दिन थे अफवाह में, तो वहां पर स्टोरी आपने ऐसा तो नहीं कुछ मतलब बना ली हो, जैसे कई कोचिंग्स में होता है कि यार कोई स्टोरी तैयार कर लो और जहां लगे उसको फिट कर दो, टाइम बचेगा तुम्हारा? नहीं, दिस इज द वन थिंग दैट एडमायर अबाउट आफ्पा, जो मैं हर किसी को बताता हूँ। माय फ्रेंड्स जो एसएसबी में अभी जाने वाले हैं, जो मुझसे पूछते हैं कैसे प्रिपेयर किया, तो मैं उनको यही रिकमेंडेशन देता हूँ कि आफ्पा जाए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी आपको मेंटर आपके अंदर डाल नहीं सकता, आपकी खुद की ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है। एंड आफ्पा में यही चीज होती थी कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट सर थे वहाँ पे, अशोक सर, तो उन्होंने इन 14 डेज में हमें आज तक सर ने कभी नहीं बताया कि गाइस यू शुड राइट दिस स्टोरी, गाइस यू शुड राइट दैट स्टोरी। हम स्टोरी गलत भी लिखते थे तो वो हमको बताते थे कि हाँ तुम्हारी स्टोरी या तो पूरी पास्ट में जा रही है, तुम्हारी स्टोरी में एक्शन मिसिंग है। बट वो उन्होंने हमने पूछते थे सर से कि सर इसके जगह हम क्या लिखे स्टोरी, तो सर सेड कि सर एक ही चीज बोलते थे कि सोचो, एक एक पिक्चर के 1000 स्टोरी बन सकती है, तुम खुद सोचो। तो उन्होंने आज तक कभी हमें नहीं बताया कि हमें स्टोरीज कैसी लिखनी चाहिए। तो दैट्स द थिंग जो हम लोग को खुद के अंदर मोटिवेट करते थे कि यार सोचो, हम लोग कुछ प्रेशर डालते थे ब्रेन पे कि यार इसमें और क्या हो सकता है, इस पे और क्या हो सकता है। तो इससे क्या होता था कि वी यूज्ड टू गेट इनोवेटिव आइडियाज कि हाँ वी कैन राइट, ये स्टोरी भी तो लिख सकते हैं हम। एंड फिर जब वो स्टोरी हम लिख के जब सर के पास जाते थे, तो सर उसमें माइनर करेक्शंस जो होते थे वो बताते थे कि हाँ ये स्टोरी थोड़ी पास्ट में जा रही है, इसको थोड़ा प्रेजेंट में लाओ, इस स्टोरी में एक्शन मिसिंग है। दैट्स इट। यार ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैंने एक फैक्ट चेक करा था आपके अफवाह के बारे में। आपके ही बैच में 30 बंदों में से 11 बंदे रिकमेंडेड है। हाँ अभी तक तो यस। ओके, यस, चलो इस बात पे भी हम आगे आएंगे। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड एवरी सेकंड गाय इज गेटिंग स्क्रीन फॉर श्योर। फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। ओके, दैट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। बट यहाँ से मैं अगर बात चलूं, तो मैं आना चाहूंगा नरेशन पे। राइट अब आप देखो, मैं भी आपकी तरह डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, सो राइट आई हैव अ फेयर आइडिया कि एक इंसान को बोलना कैसे होता है और सामने प्रेजेंट कैसे करना होता है, एग्जैक्टली। कहाँ वजन देना है कहाँ नहीं वजन देना है। बट जैसे आपने कहा, एसएसबी एक डिफरेंट फॉरम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट फॉर्म्स। सो यहाँ पर बोलने के लिए आप उस 1 मिनट को कैसे अरेंज करते थे अपने अकॉर्डिंग? 1 मिनट का जो टाइम लिमिट होता था, दैट्स द मोस्ट प्रेशियस पार्ट कि आपको आपकी स्टोरी को 1 मिनट में डालना है। तो फॉर दैट व्हाट आई यूज टू डू इज कि आई यूज टू कीप जो मेरा स्टोरी है इन वेरी क्विक। आई प्रिपेयर द फॉर्मेट जो हमको आफ्पा में सर ने बताया था कि हाउ यू शुड narrate a story okay, in the picture shown to us I saw that much character, age group is between this and this, and the main character of my story is this, action of my story is this, and my story goes like this. तो इसमें what we have to do, we have to keep like छोटा सा small introduction, small action and small ending, because 1 मिनट अगर 1 मिनट के ऊपर जाती है स्टोरी आपकी, तो जो आपके असेसर्स होते हैं वो तुरंत ओके थैंक यू नेक्स्ट। तो इस अगर आप 1 मिनट में स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि असेसर आपको किस बेसिस पे जज करे। या तो आप स्टोरीज आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो वो असेसर ही कुछ समझ नहीं पाएंगे। ओके, अब भाई यहाँ से कहानी बढ़ती है जीडी पे। राइट। आपने शांत वाला ग्रुप भी देखा है, आपने क्योस वाला ग्रुप भी देखा है, यस। सो हाउ डू यू डील विद इट? तो एक चीज होती है कि फिश मार्केट की सिचुएशन जब आती है, देखो व्हेन यू आर फ्रेशर इट्स वेरी इजी कि ग्रुप डिस्कशन में बोलना, बट जब आप एक स्क्रीन आउट के बैच में जाते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे होता है फिश मार्केट। तो सिमिलरली फिश मार्केट की सिचुएशन मेरे को पर्टिकुलरली इस बार जीडी में उतना फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, क्योंकि ये जो फिश मार्केट की सिचुएशन थी, आई हैव डील्ड विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक 11-12 टाइम्स इन आफ्पा ऑलरेडी, तो आई न्यू हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। एंड सेकेंड, यू मस्ट नो द परफेक्ट पॉज, कहाँ पे आपको बोलना है, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। ये जो चीजें होती है, बस ये 2 चीजें जो थी, ये 2 चीजों ने मुझे इस बार स्क्रीन इन करवा दिया। बट आपने आफ्पा में मिस्टेकनली कुछ डिस्कवर कर लिया था, वो क्या है हाँ जीडी के लिए? राइट। आफ्पा में जो मैंने मिस्टेकनली डिस्कवर किया था कि वाइल वन ऑफ आवर ग्रुप डिस्कशन चल रहा था ऑन पीपी एंड डीटी,
तो ऐसे फिश मार्केट चल रहा था, तो देयर वर टू कैंडिडेट्स हु वर busy in discussing कि नहीं, my story should be great, my story should be great. So accidentally what I said was कि right, just number one, even you have a good story, just number five, you have a good story, let's combine both of themes of your story, and we could add more points and make this as a common group story. So this was the point when my mentors over there appreciated me कि yes Bhavesh, this is something good which every candidate should do. So that was the thing that I always kept in mind. मैं सोचता था कि हाँ, next time अगर SSB में जाऊंगा तो मुझे यही करना है, and somehow I did the same मेरे इस बार के SSB में, and I screened it. ओके, अभी कहानी में थोड़ा मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ. सो Right. जो आपने कहा कि दो बंदे कह रहे हैं कि मेरी स्टोरी लो, उसमें आपने ये कहा कि हम दोनों की लेते हैं और उसमें कुछ ऐड पॉइंट करते हैं. Right. You give a preference to the team rather than individual. Rather than individual. Yes. और दोनों शांत भी हो गए इसी बहाने. दोनों शांत भी हो गए. ग्रेट. चलो यहाँ तक की बात हो गई. मैंने यहाँ पर अगर एक बात और आगे लेके जाऊं तो Yes. यहाँ पर जब आप स्क्रीन हो गए, डे 2 की तरफ पहुंचे, तो साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट आ जाता है, बैट और एसआरटी. Right. अभी आप वहां पर जब बैट एसआरटी के लिए आते हैं तो वहां टाइम प्रेशर बहुत रहता है, तो आपने कहा गो विद द फ्लो. बट गो विद द फ्लो में उस टाइम प्रेशर को ध्यान में रखना है. अगर मैं आपके सामने पहला बैट रखूं तो पहला बैट अगर है वो हंग्री है, वो एक न्यूट्रल वर्ड है. उस विद इन अ फ्लो में आप इसको कैसे असेस करते हैं और क्या लिखते हैं आप? जैसे कि आपने बोला हंगरी, तो हंगरी के चीज पे जो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आती है कि हंगरी, वी कैन गिव एन इंफॉर्मेटिव नोट ऑन द वर्ड हंगरी. लाइक चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ हंगरी पीपल. इट्स अ फैक्ट भी है और ये ट्रू भी है. तो वी कैन राइट दिस पार्ट, वी आर गिविंग एन इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ स्टफ्स. बट अगर आप, मेरी बात शायद आप डिफर कर रहे हैं या आप शायद एग्री करेंगे, ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी Right. पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट नहीं दिखा रहा है ये. राइट, गॉट इट. आप ही एक बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, दो बार 3 लिख बार लिख सकते हैं, पर पूरे 60 एसआरटी तो नहीं लिख सकते. आई मीन पूरे 60 बैट तो नहीं लिख सकते. नहीं, 60 वैट नहीं लिख सकते. तो इसके लिए व्हाट आई डिड दिस टाइम कि आई न्यू के टाइम प्रेशर बहुत रहता है इस चीज पे. तो जो एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की इस चीज पे वाज प्रैक्टिसिंग. तो बिफोर गोइंग टू माय थर्ड, प्रीवियस टू एसएसबी में आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड अ सिंगल वैट. नेवर प्रैक्टिस्ड. क्या आई सेड कि अरे जो होगा विल सी इन एसएसबी, बट मैं कभी स्क्रीन इन हुआ ही नहीं. बट दिस टाइम आई वेंट विद फुल प्रिपरेशन. तो आई हैव प्रैक्टिस लाइक 300 to 400 वर्ड्स आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन अ वीक. एक वीक में 300 से 400 वर्ड्स. तो वैसे मैं आई प्रिपेयर्ड लाइक 2-3 वीक्स. तो इट बिकेम सो इजी फॉर मी कि अगर कोई वर्ड आ रहा है तो क्विकली आई यूज्ड टू गेट इट कि हाँ ये ओके. सो इट वाज लाइक ऑलरेडी इन माय पॉकेट. आई वाज जस्ट गेटिंग इट आउट एंड राइटिंग इट ऑन द पेपर. ओके, मैं आपकी बात समझ गया, बट Right. मैं आपको फिर से चैलेंज करना चाहूंगा एक वर्ड के साथ जो कि नेगेटिव है, वो है वीक. ओके, वीक. तो वीकनेस कैन बी रिमूव्ड बाय हार्ड वर्क. Okay, so last time you used fact file, now you using your trait. Trait. Okay, I'm again like to challenge you. This is a positive word which is capable. Right. So as you said, capable. तो capable से the first thing came into my mind is कि like Rafael is capable of fighting at high altitude. Again you are bringing the facts, right? Right. But again you are emphasizing over there कि कोशिश यही रहे कि facts कम से कम इस्तेमाल हो. हाँ, फैक्ट्स कम से कम इस्तेमाल हो. राइट, फैक्ट्स कम से कम इस्तेमाल हो. एंड आई ट्राई कि फैक्ट्स आई डोंट यूजुअली पुट कि जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं कि एन एपल इट कीप्स अ डॉक्टर अवे. नो, दैट काइंड ऑफ फैक्ट्स आई डोंट प्रेफर. जो इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स होते हैं आई प्रेफर दैट फैक्ट्स जहाँ Okay. जनरल अवेयरनेस अगर दैट इम्प्रूव्स. सो आई प्रेफर इट अ गुड वन. You mean maturity level wise? Right. 21 साल के हिसाब से. राइट. ओके, बट मैं यहाँ पर वापस आना चाहूंगा. मैं आपसे जरा एक बार रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा, जो आपने वीक पे सेंटेंस बनाया था वो जरा आप दोबारा बोले. weakness can be overcome by hard work. अब जरा आपने बोला वीकनेस ओवरकम बाय द हार्ड वर्क, ठीक है. अब ये जो सेंटेंस है बहुत ही नॉर्मल है, आप समझ रहे हैं, हर दूसरा इंसान लिख सकता है. अब कई लोगों को मिथ होती है यहाँ पर कि यार अगर हर दूसरा इंसान लिख सकता है तो मैं वो नहीं लिखना चाहिए, वो तो मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट ही नहीं हुआ. इज इट सो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. अगर आप सोचते हो कि आप हार्ड वर्क करोगे आपकी वीकनेस जाएगी, वो आपकी मेंटालिटी है. एंड दैट्स अ गुड वन. ऑब्वियसली सब लोग वैसा सोचेंगे.
सब लोग सोचेंगे तो इट्स नॉट अ थिंग कि अगर सब सोच रहे हैं तो मुझे नहीं करना है। अगर आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हो तो फर्स्ट थिंग होती है कि या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेकंड थिंग जो आती है कि या तो आप फेक कर रहे हो। don't ओके I don't emphasize in writing a very fancy kind of sentences or fancy kind of words जो normal है। I always try to be a normal, and as a normal person की जो thinking होती है I wrote that only. ओके, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अभी मैंने आपसे वैट की बात करी, बट मैं कहानी लेकर आना चाहूंगा यहाँ पर एसआरटी के बारे में। Right. एसआरटी पहला है, योर पेरेंट्स इज गोइंग टू टेक अ डाइवोर्स, Right. व्हाट यू गोना डू? Right. So as my parents are gonna take a divorce, I would write in a simple words कि I tried to talk to my parents, talk to them individually, understood their problems, solved their problems, and stopped from getting divorced. ये तो आपने बोलने वाला बता दिया, लिखेंगे भी ऐसे ही? Exactly, that's how I used to write. मैं बट आपने सॉल्व द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रॉब्लम दो बार यूज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता सेंटेंस बड़ा हो रहा है थोड़ा? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कट शॉर्ट करके ही लिख रहा हूँ। विल ट्राई टू डिस्कस द प्रॉब्लम, पहले मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है। इफ आई गेट टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड इफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन इवेंचुअली दे विल नॉट गो फॉर डिवोर्स। ओके, सो यू आर कैचिंग द फर्स्ट रूट कि पहले प्रॉब्लम क्या है, यस। इंडिविजुअली सुन लूं सबकी बात क्या है, एंड ट्राई टू अंडरस्टूड कि भाई दोनों आ जाओ साथ में मिलके बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ओके, अब यहां से मैं एक और लेकर आना चाहूंगा आपके सामने। यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू फॉर एन आईएएस ओके, and it is your last attempt, गॉट इट। and found one person deeply injured and need to be taken to the hospital immediately, ओके, and there was no one else nearby you, you will? ओके, सो सिंस वहाँ कोई भी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। जरूरतमंदों को हेल्प करना चाहिए। तो व्हाट आई वुड हैव रिटन इन दिस सिचुएशन इज कि टेक टू द इंजर्ड पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, inform the concerned authorities, and go back to giving interview, go back for giving an IS interview and reached on time. बिकॉज यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है इन इन गिवन सिचुएशन कि आप आईएएस इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो या आपको लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। सो या ही टुक द इंजर्ड पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, एंड देन ही वेंट फॉर गिविंग एन आईएएस इंटरव्यू। ओके, अब भाई यही क्वेश्चन आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, सपोज आप पहुंचे हरी में, जल्दबाजी में, भैया और लेट नहीं होना चाहिए, टाइम लिमिट भले ही नहीं थी अभी, टाइम मेरे पास था बट फिर भी आप जल्दी पहुंचे, और आपको पता लगा कि आपकी फ्रंट साइड पे शर्ट के ब्लड स्ट्रेन है उस बच्चे को बचाते हुए, और अब आपके इंटरव्यू से 15 मिनट बाकी हैं, आप क्या करेंगे? तो क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट कम है तो डेफिनेटली मैं वो ब्लड स्टेन को वो शर्ट चेंज नहीं करूंगा, मैं वो शर्ट को पहन के जाऊंगा। that would not be a normal blood stain, that would be a blood stain of a proud for me कि टू माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि सर यू वांटेड टू बी एन ऑफिसर, इंडियन आर्मी में आपको एक ऑफिसर चाहिए, एंड हियर आई एम सिटिंग विद माय ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एंड दैट ब्लड स्टेन इज वन ऑफ माय क्वालिटी। सो आई शुड बी प्राउड ऑफ इट रेदर देन गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि यार अब तो कुछ नहीं है, अब क्या करें। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा और टफ बनाता हूँ। अब यहाँ पर जब आपने सवाल का जवाब दिया तो उसी वक्त जो एक लेडी पैनलिस्ट में ऑफिसर बैठी हुई थी आपका इंटरव्यू लेने, उसको उल्टी आ गई आपका ब्लड स्टेन देखकर, और वहीं पर जो मैन था उन्होंने कहा कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था, आपको लगता है ये जरूरी था रिस्क लेना आपके लिए कि आप एक इंसान को बचाने जाएं पहले, डिसाइड आपका इंटरव्यू को स्किप करके, क्योंकि हो सकता था आपको इंटरव्यू देना पॉसिबल ही ना होता। राइट। तो इस चीज का आंसर में कुछ ऐसे रहता कि द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन माई इंटरव्यू। उनकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरा इंटरव्यू कंपेयर टू माई इंटरव्यू। तो आई इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट यस आई वुड हैव प्रेफर्ड इन हेल्पिंग द पर्सन फर्स्ट। ओके, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब मैं आपके लास्ट एसआरटी पे आना चाहूंगा दोबारा एसआरटी फॉर्मेट में। सपोज यू हैव फाउंड 1 crore इन टैक्सी, ओके, व्हाट यू गोना डू? 1 crore टैक्सी में मिला तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी आस्किंग द taxi, I would be asking the driver of the taxi who was the person who was sitting before me into the taxi, and then at the simultaneously I'll be informing the concerned authorities of police department,
and would definitely get the police department connected with the taxi driver, so that police department and taxi driver both simultaneously, with the help of each other, can find the man who was sitting before me and who might have forgotten the money. भाई ये तो इम्पॉसिबल हो गया लिखना, इसको आप लिख नहीं सकते। हाँ, तो I'm not telling you कि मैं ये लिखूंगा, I'm telling you कि what I would have done in that situation. I'm just reacting to the situation. इसको लिखना है, we can definitely cut short it कि talk to taxi driver who was about the person before me, informed to the concerned police authorities, and that's it. After that, the police authorities and the taxi drivers simultaneously will solve the case. ओके, अब मैं दोबारा इस एसआरटी को उठाकर पर्सन टू में लेके जाना चाहूंगा। आपने पहले बोला यू टू विल टॉक टू द टैक्सी ड्राइवर, राइट? ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने कह दिया हाँ सर ये तो पैकेज मेरा ही है, मैं अपने बॉस के लिए लेके जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ये है। ओके ओके। अब सबसे पहली बात सर कि अगर वो टैक्सी ड्राइवर है तो टैक्सी ड्राइवर का कोई, अगर जो भी उनका बॉस है, तो उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो 1 करोड़ रुपए ऐसा रखे कहीं से भी। तो इफ आई फाउंड कि इतना सारा पैसा है, अगर वो बोल भी रहा है कि उसके बॉस का है, तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म पुलिस अबाउट इट, क्योंकि 1 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, एंड दैट टू इन अ कैश। अगर वो बैंक ट्रांसफर होता दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट मैटर, बट वो कैश में जा रहा है तो दैट्स समथिंग अ वेरी बिग थिंग। तो अगर वो टैक्सी वाला अगर मुझे टैक्सी वाला ड्रॉप करने के बाद भी जाता, तो आई वुड हैव नोटेन द नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर, टैक्सीज नंबर, जो नंबर प्लेट होता है टैक्सी का, एंड आई वुड हैव इन्फॉर्म द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटीज अबाउट इट। अब ब्रदर क्या है सीन, मैं सिचुएशन में थोड़ा और मोल्ड कर रहा हूँ। राइट। सक्सेसफुली आप पुलिस को कॉल कर पाते हैं और आपने डिसीजन किया कि टैक्सी को रोड साइड पे लगाता है, कॉर्नर पे लगाते हैं, एंड वी विल वेट फॉर द पुलिस टू कम। ओके, ठीक है, अब पुलिस आती है, टैक्सी ड्राइवर आपके पीछे खड़ा है, उसने सिग्नल कर दिया पुलिस वाले को कि इस बंदे को निकलवाओ और हम दोनों फिर अपना आप में सेटल कर लेंगे 1 करोड़ का हिसाब। ठीक है, तो पुलिस वाले का ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, आपने इन्फॉर्म किया 1 करोड़ का, हम देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। ओके। तो सर इस केस में तो इस चीज में बस एक चीज जो मैं कर सकता हूँ कि अगर मुझे इतना ही, इफ आई एम क्यूरियस टू नो कि मैंने जो पुलिस को इन्फॉर्म किया इस चीज का क्या हुआ, तो व्हाट आई कुड हैव डन इज कि मैं नेक्स्ट डे मैं तुरंत जो कंसर्न आसपास का पुलिस थाना होगा वहां मैं जाऊंगा, एंड आई आस्क टू द हेड कांस्टेबल ओवर देयर कि सर मैंने कल ये रिपोर्ट लिखवाई थी, आई कॉल्ड पुलिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, एंड आई वांट टू नो कि ये केस आगे कहां तक पहुंचा, ये पैसे किसके थे और वो पैसे किसको मिले। ठीक है, अभी क्या होता है, सिचुएशन को और टफ बनाया जाता है। वो कहते हैं जब पहुंचते पुलिस स्टेशन, हम मिले थे, कब मिले थे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। राइट। तो सर एक चीज होती है ना कि जब आप कॉल करते हो तो ईच एंड एवरी कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ, अगर आप पुलिस को कभी भी कॉल करते हो तो आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है सर वो। तो आई हैव प्रूफ कि सर आई हैव कॉल्ड यू यस्टरडे बाय 4 PM 5 PM 6 PM, एंड आपके कंसर्न अथॉरिटीज ने फोन उठाया था, एंड सर वी हैव कॉल रिकॉर्डिंग्स फॉर दैट। ओके भाई, अब दोनों सिचुएशन मैंने आपसे पूछी, पर दोनों सिचुएशन में आपने गिव अप नहीं किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बिहाइंड दैट इज कि फर्स्ट थिंग कि अगर आप एक ऑफिसर बनने चाह रहे हो आर्मी में, तो अगर आप ही गिव अप करोगे तो आप अपने जो सोल्जर्स है जिनको आप कमांड करने वाले हो, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको कौन मोटिवेट करेगा अगर उनका लीडर ही गिव अप कर दे तो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज I prefer every officer should have is not to give up in any situation. Try to think in thousands of ways. एक particular situation के 50 different ways होते हैं सोचने के, किसको किस तरीके से सोचा जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अब भावेश भाई आपसे ना एक मिस्टेक हो गई है, मैं आपको थोड़ा रिवाइंड वापस कराता हूँ सेम एसआरटी में सिचुएशन में, जिसमें एक पूरा हिसाब था। जब आप कोई कंप्लेन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए आपको मिले, तो आप कंप्लेन लॉन्च कराते हैं एफआईआर फॉर्म में, वो आपसे मिस हो गया, ओके, शायद याद भी आया होगा दिमाग में बाद में, तो आपके दिमाग में डिटरमाइन क्यों रहा कि मैं कंफर्म करूं उसका कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ बचा नहीं था, फिर भी आप डिटरमाइन क्यों रहे? तो बात आती है कि हाउ आई वाज डिटरमाइंड, में क्यों था डिटरमाइंड। तो एक चीज आती है कि सबसे पहला कि अमाउंट जो मिला था टैक्सी में 1 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट किसी के लिए भी, फिर वो टैक्सी ड्राइवर क्यों ना हो या पुलिस वाले क्यों ना हो। सेकेंड थिंग, अगर मेरे से गलती हुई कि मैं एफआईआर लिखवाना भूल गया, एंड तो जो चीज़ मैंने आपको कही कि कॉल रिकॉर्डिंग्स की सुविधा भी होती है, तो आई हैव, अगर मैंने एफआईआर नहीं लिखवाया बट आई हैव कॉल रिकॉर्डिंग
of that particular conversation with the police officer कि क्या हुआ क्या चीज में नहीं हुआ, तो FIR नहीं भी है बट आई हैव प्रूफ ऑफ दैट कॉल रिकॉर्डिंग, तो आई नो कि हाँ मैं इस चीज में आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ से मैं आपको थोड़ा और जरा पिंच करना चाहूंगा इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, वो ये बात है कि जब आपके पास FIR नहीं थी, ठीक राइट। है, तो आपके दिमाग में थोड़ा स्लाइड नहीं आया कि यार, मतलब आया तो होगा, घबराहट तो हुई होगी, आई एम श्योर थोड़ी बहुत, तो कि यार अब सिचुएशन को डील कैसे करा कैसे जाए, वहां पर आपने आपको काम कैसे रखा आपने? स्लाइटेस्ट एक, अगर आपको एक अंधेरे से कमरे में एक छोटी सी सूरज की ले ऑफ राइट दिखती है ना, तो उसको होप कहा जाता है, दैट्स द होप। एंड मेरे पास एक छोटा सा होप उस टाइम पे क्या था कि दैट सिंगल कॉल रिकॉर्डिंग, अगर पुलिस ऑफिसर्स इन द वेरी वर्स्ट केस पलट जाते कि आप कौन, हम तो आपसे मिले ही नहीं, तो यस मेरा सेम आंसर कि वो एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है व्हेन यू गो टू द कोर्ट। अगर पुलिस स्टेशन में ये चीज सॉल्व नहीं होती है ना, गो टू द कोर्ट, तो वो एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत बड़ी चीज मैटर कर सकती है, तो ठीक है, दैट्स हाउ। ओके, अभी यहाँ मैं थोड़ा उसको थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ। सपोज राइट, आपको रे ऑफ होप नहीं मिल रही है, राइट, सपोज, और अब आपको सोचना पड़ रहा है, 5 सेकंड पर्सन इंटरव्यू में हो गए हैं सोचते सोचते, हाँ। व्हाट यू गोना डू? रे ऑफ होप नहीं मिल रही कि मतलब मुझे आगे क्या करना चाहिए इस चीज पे। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, आपको सोच के देखिए, मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट जो देख रहे होंगे, हाँ, कई तो ब्लैंक हो गए होंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। राइट, डेफिनेटली। तो बात ये होती है ना कि अगर सबसे पहली चीज, अगर चलो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है भी नहीं, ठीक है, तो इन केस ऐसा हो सकता है कि मैंने कॉल किया पुलिस हेल्पलाइन पे, तो वहां पे फोन किसी और ने उठाया होगा, एंड जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे होते हैं वो होता है ईगल स्क्वाड, एंड जो पर्टिकुलर डिफरेंट स्क्वाड होती है जो पेट्रोलिंग करती है, तो जो नियर बाय पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो रिपोर्ट करती है टू द नियरेस्ट क्राइम सीन। तो इस चीज में क्या होगा कि टू पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, कि अगर जो पर्टिकुलरली जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो मुझे आइडेंटिफाई करने से मना कर देती है कि सर मैंने तो आपको देखा ही नहीं, तो इस चीज में मैं क्या कर सकता हूँ कि जिस पर्टिकुलर इंसान ने मेरा फोन उठाया था इन पुलिस कंट्रोल रूम, तो मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ कि आई कॉल यू। अब चीज आ जाती है उस पर्टिकुलर कंट्रोल रूम वाले के ऊपर कि उसने किस पेट्रोलिंग पार्टी को बोला था कि यार तुम इस केस पे जाओ, यहाँ पे इतना पैसा मिला तुम जाओ, तो वहां से दो लोग हैंडल करने लग जाते सिचुएशन, एक मैं और एक वो। तो ये हो गया सेकंड सिनेरियो इन वर्स्ट केस पे। ओके, मतलब आपके कहने का तरीका, मतलब आपके कहने का सेंस ये जो मैं वर्ड से निकाल पा रहा हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू सर्च एन एंगल एंड एंगल, सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, ओके, चलो, तो अगर आपका कॉन्साइज लूं तो बी काम, सर्च द एंगल एंड बी डिटरमाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एनी हाउ। एनी हाउ, ओके, राइट। यहाँ तक की बात हो गई। बट अब मैं दोबारा साइकोलॉजी टेस्ट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूँ, वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एसडी के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि अगर आप सोच के देखो, अब आपके फादर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, वो तो चाहते हैं आप बिजनेस में आ जाएं। आपकी मदर का सपोर्ट था, तो अब पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर ओपिनियन या एम्प्लॉय ओपिनियन, ये आपने कैसे शो पोर्ट्रे किया सेल्फ डिस्क्रिप्शन में? इस चीज के लिए आई वेंट वेरी जेन्युइन। फर्स्ट थिंग जो मैंने की कि आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स, नॉट वन, 7 to 8 फ्रेंड्स को मैंने सेम मैसेज भेजा कि प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। सिमिलरली मैंने मेरे टीचर्स को मैसेज भेजा कि मैम आई एम गोइंग फॉर एन एसएसबी इंटरव्यू, प्लीज हेल्प मी आउट, कि मैम व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, व्हाट थिंग्स आई शुड इम्प्रूव। फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स का तो आई कुड नॉट राइट, बट आई न्यू कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं घर में कैसा हूँ, सो आई प्रिपेयर्ड इट अकॉर्डिंगली। सो बिफोर गोइंग टू माई एसएसबी, तो मैंने वो चीज़ जो जेन्युइन फीडबैक था फ्रॉम माई friends, from my teachers, from my parents, and what I think about me, I wrote it down. And then similarly I showed my self description to my mentors at AFPA, and my mentors जहाँ से कुछ points हटाने थे, they asked me to remove that point, and eventually I made my self description like that. ठीक है, बट यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव तो लिखा नहीं होगा आपने, कुछ नेगेटिव भी लिखा होगा। Right. तो नेगेटिव क्या लिखा था आपने? Negative, first thing that I wrote was कि sir I get easily attached to anyone. तो क्या होता है कि आई हैव अ प्रॉब्लम कि मैं इजीली अटैच हो जाता हूँ लोगों से, तो ये एक चीज़ नेगेटिव विच इज़ फॉर मी, क्योंकि अगर आगे जाके कुछ भी चीज़ें होती है तो इट अफेक्ट्स मी अलॉट।
सेकंड थिंग जो मैंने उस पे लिखा था, which was it was like हाँ, I have a problem of overthinking the situations. जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा. पर्टिकुलरली एक लेवल तक थिंकिंग इज अ गुड, बट व्हेन यू क्रॉस दैट लेवल इट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग. तो दैट आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग. तो ये दो चीज़ थी जो मैंने पर्टिकुलरली वहाँ पे लिखा था, एंड इवेंचुअली आई ओवरकेम दैट टू. ओके, आपने 2019 में आप ग्रेजुएट हुए, तो राइट. उसके बाद आपने नौकरी नहीं ली, तो आई एम श्योर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया होगा कि आपने जॉब क्यों नहीं ली. नहीं, ऐसा कुछ तो उन्होंने दे नेवर आस्क्ड मी. बट आपने सोचा तो होगा दिमाग में कि अगर कुछ ऐसा पूछा तो मैं बोलूंगा क्या. हाँ, definitely I've prepared myself about it for this question, क्योंकि I got selected for Byju's from my college campus placement as a business development associate, but eventually जो job profile था, and अगर आपके दिमाग में एक image आ जाती है कि अगर आपको armed forces में compare करना है, तो job profile of an armed forces and job profile of private organizations, दोनों चीज कभी मैच नहीं होती. ऑल्दो आई सेट इन इंटरव्यू ऑफ बायजूस टू हैव एन एक्सपीरियंस कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यू कैसा होता है, प्रोफेशनल ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है. आई गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ इट. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ बीडीए, बट इवेंचुअली आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब प्रोफाइल. ओके, अच्छा, आप यहाँ तक की बात हो गई, पर आपके मार्क्स के ग्राफ भी डाउन की तरफ जा रहा था, तो उसके यस, बारे में सवाल पूछा गया था आपसे. डेफिनेटली सर ने मेरे से पूछा था कि भावेश, आपके ग्रेड्स जो है, माय ग्रेड्स वाले, आई एम graduated in first division. I have like aggregate of 68% up to 8 semester. तो उन्होंने पूछा कि भावेश why this low? तो the one that I gave answer in a single line case, I have attached my all of my achievements in my colleges were so many that I could not write in. उसको जो PIQ फॉर्म होता है ना, वहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था. तो मैंने क्या किया था कि मैं प्रिंट आउट ले गया था साथ में कि सर आई हैव दिस मच ऑफ अचीवमेंट्स. तो मैंने कहा कि यस सर, आई हैव माई रीजंस एंड दैट इज अटैच्ड विद माई PIQ. तो सर ने देखा व्हाट्स अटैच, तो व्हेन ही सॉ ऑल ऑफ माय अचीवमेंट्स, मैंने कितने सारे काम किए थे. सो दैट्स द रीजन सर, मैंने कहा कि सर नॉट एवरी स्टूडेंट कैन बी ऑल राउंडर, कि सर वो हर फील्ड में अच्छा कर ले. यस, आई वाज एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, बट यस समहाउ इन माय फील्ड ऑफ करिकुलर आई वाज नॉट that much good, but I was also not that much bad. I have always been an average student. ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. आफ्पा का मॉक इंटरव्यू हुआ था, Right. और जो रियल में एसएसबी इंटरव्यू हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैच हो गए थे. Yes, बहुत से क्वेश्चंस मैच हुए थे उसमें, बहुत से कुछ नहीं, बहुत से क्वेश्चंस मैच हुए थे. ऑलमोस्ट माई लाइक 80% ऑफ द जो 80 नहीं, नॉट 80 नॉट 80, 70% ऑफ इंटरव्यू वाज सिमिलर व्हाट आई हैड ऑलरेडी गिवन. तो कुछ क्वेश्चंस मैच हुए थे उसमें. बेसिकली फर्स्ट तो एक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वाज ऑफ बुक रीडिंग. तो व्हेन आई गिव इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू एट AFPA, तो मुझसे माय मेंटर्स एट AFPA आस्क्ड मी अबाउट भावेश, टेल मी अबाउट योर रीडिंग हैबिट्स. बट आई वाज वेरी जेन्युइन कि सर, आई सेड कि सर आई डोंट हैव अ रीडिंग हैबिट. तो एट दैट मोमेंट सर ने कुछ नहीं कहा, बट व्हेन माय इंटरव्यू गॉट ओवर, तो सर गेव अस पर्सनल काउंसलिंग एंड ही सेड कि बुक रीडिंग इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर. तो आई सेड कि सर मैं क्या करूं, आई एम नॉट अ गुड रीडर सर, इट्स नॉट माय हॉबी. तो सर सेड ओके, नो इश्यूज, बट यू स्टिल हैव टाइम फॉर योर SSB इंटरव्यू, सो एटलीस्ट यू कैन रीड 2 to 3 books. So that's what I did. I read 2 to 3 books. One was Alchemist and one was The Monk Who Sold His Ferrari. And eventually the same question was asked to me at my SSB interview. Okay, Bhavesh, please tell me about your reading habits. But at this moment, I was pretty much sure. I said, yes, sir, I read books. And he asked me, which book do you read? I told him, sir, I have read like Alchemist by Paulo Coelho. So he asked me कि बताओ तुमने क्या पढ़ा बुक में. तो very comfortably I gave answer to this question. ओके, मैं आपसे एक मिनट पॉज लूंगा. मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि आपको बुक पढ़ने की आदत आज भी नहीं है. Right. यू आर नॉट अ बुक वार्मर. Right. तो आपने दूसरा तरीका अपनाया था. वो दूसरा तरीका क्या था? राइट. तो दूसरा तरीका ये था कि सिंस आई कुड नॉट रीड बुक्स अच्छे से, एंड नॉट रीड क्या, आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि मैं एक बैठ के एक बुक को पढूं फॉर एन आवर और 2. तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, आई रेड अ समरी ऑफ दैट बुक. YouTube has a very good facility. आपको जो भी बुक अच्छी लगे, a novel और कोई भी स्टोरी बुक, तो YouTube gives you a audio summary of that book. तो मैंने वो ऑडियो समरी सुनी 2-3 बुक्स की, एंड which was like
15-20 मिनट्स की एक की बुक की समरी थी, तो 15-20 मिनट्स में मैंने वो पूरी बुक ही कवर कर ली थी। ओके, उसके बाद कौन सा ऐसा कोई सवाल था जो आपको में पूछा गया और आपके रियल एसएसबी इंटरव्यू में पूछा गया था? राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे दैट वाज अबाउट रैपिड फायर क्वेश्चंस। रैपिड फायर क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस थे रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू माय फैमिली, रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी, इट वाज लाइक नियरली 80% सिमिलर। वो जो सीक्वेंस होते हैं पूरे, जो एक साथ आपको 10-12 क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, दैट सीक्वेंस वाज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर टू इट। ओके, आपसे एक सवाल और मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था, वो ये था कि आपका रोल आर्म फोर्स में क्या होगा एज एन इंजीनियर? यस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट एट दैट मोमेंट पर्टिकुलरली आफ्पा में आई कुड नॉट आंसर इट प्रॉपरली कि क्या होना चाहिए था, क्योंकि आई हैड नो पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट सिविल इंजीनियर्स इन आर्म्ड फोर्सेस। तो similarly after our interview got over, my mentors gave us the personal counseling and they pointed out my this major mistake कि भावेश, you are not aware about your role, कि आप क्या करोगे as a civil engineer army में. This shows कि you are lacking somewhere. You don't have that much of desire to be part of armed forces. So after that I started studying कि what are the roles of particularly civil engineers in armed forces. So I read about it, and yes, this was also the same question which was asked to me during my interview. ओके, बट यहाँ पर ये जो सवाल का जवाब है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा इसे थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्योंकि ये जो सवाल का जवाब है ये ऐसा है कि बहुत एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं मिलता, तो हम जानना चाहेंगे आपने क्या मतलब प्रेजेंट किया था। Right. So being in civil engineer, Indian Army में we have like 3 options whether we can go. जितना मैंने नॉलेज पढ़ा, जितना आई आस्क्ड टू वेरियस ऑफिसर्स, तो what I found was कि we have 3 choices to join Indian Army as a civil engineer. First we can go for a combat engineering roles. Second, we can go for MES, which is military engineering services, and third we can go as a BOR, which is border road organizations. So these are the 3 different streams a civil engineer can go, and there's a particular regiment for civil engineers particularly, which is Corps of Engineers. And ये जो 3 streams मैंने आपको बताई, ये 3 streams comes under Corps of Engineers. ओके, अब यहाँ से एक सवाल मेरा आ जाता है, व्हाट इज बॉम्बे सेपर, बंगाल सेपर एंड मद्रास सेपर? Yes, ये बॉम्बे सेपर्स, बंगाल सेपर्स एंड मद्रास सेपर्स, ये जो 3 सेपर्स है, this particularly comes under the field of combat engineering. These all are we all are called combat engineers. Why? Because all these have one job to do, particularly to find the mines, जो underground mines होती है, which has been laid by enemies, and to provide mobility to the Indian Army, and at the same time plant mines to provide immobility to the enemies, to our border territories. ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बट यहाँ से अगर हम आगे चलें तो कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो करंट अफेयर पे भी स्ट्रेस देता है, टू सी योर रीजनिंग एबिलिटी, तो वहां पर आपसे सवाल क्या पूछा गया था? So in my current affairs, बस उन्होंने they asked me a single question कि भावेश, tell me one situation that's happening in India and we should take immediate care of it. So and जब मैं गया था, it was like 8th of November जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, and the major situation that was going around in India was of air pollution, which was due to burning of paddies. जो पैडी बर्निंग के कारण जो एयर पोल्यूशन हो रहा था इन न्यू दिल्ली, हरियाणा एंड ऑल दोस रीजन्स, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज. ऑल द न्यूज़पेपर्स, ऑल द न्यूज़ चैनल्स were bringing that issues. So I said, sir, this is the issue, and my interviewing officer said, okay Bhavesh, that's good. ओके, यहाँ तक की बात हो गई, बट यहाँ से थोड़ा और ट्विस्ट लेते हैं. ट्विस्ट में लेकर आना चाहूंगा कि जब आपसे सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग कि आप अपने दिन को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन घर पे रहते हैं, राइट, तब क्या जवाब दिया था आपने? Okay, so in this case particularly what I used to do कि मैं अपने पूरे डे की एक्टिविटी को पहले ही ऑर्गेनाइज कर देता था अ डे प्रायर, कि मुझे कल क्या करना है, कल क्या नहीं करना है, सो दैट पर्टिकुलरली आई कुड मैनेज माई एनर्जी वेल हर डायरेक्शन में. वेदर कि फिर वो मुझे अगर पढ़ाई करनी है
तो पढ़ाई में मेरी उतनी एनर्जी लगे या मुझे वर्कआउट करना है, वर्कआउट में भी उतनी एनर्जी लगे, एज फार एज मुझे अगर किसी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना है या किसी चीज में कुछ ऑर्गेनाइज भी करना है, तो उसमें भी मेरी उतनी एनर्जी लगे, एज वेल एज घर आने के बाद भी मेरे पास इतनी एनर्जी हो कि मैं अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। तो आई यूज्ड टू मैनेज माय डे इन सच अ वे। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से मैंने पर्सनल इंटरव्यू आपका समझ लिया। इसके बाद कहानी आती है जीटीओ की। अगर मैं जीटीओ के बारे में बात करूं तो 9 टास्क होते हैं, ठीक है। अब भाई कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो गई, बट फिर भी जो जीडी होता था वहाँ करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होता है, फिर सोशल टॉपिक पे होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि कैसे डील करना है उसको? माय स्ट्रेटजी वाज वेरी सिंपल कि जीडी के लिए मुझे मेरा करंट अफेयर्स बिल्डअप करना था कि जितना हो सके आई शुड नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, बिकॉज आई नो कि जो जीडी हो रहे हैं इन एसएसबी इट्स पर्टिकुलरली अबाउट करंट अफेयर्स के क्या चल रहा है, टू टेस्ट कि हमें कितना पता है। तो फॉर दैट आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मैं लास्ट 2 महीने के जितने करंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज इंडिया में क्या हुए, बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आई वॉज क्वाइट अपडेटेड अबाउट इट। सो दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई जीडी। ओके, बट यहाँ से करंट अफेयर की कहानी आ जाती है एक और चीज पे, वो है लेक्चरेट। हाँ। सो लेक्चरेट को कैसे ऑर्गेनाइज किया? क्योंकि आपके पास 30 सेकंड होते हैं, या मैं कहूँ 3 मिनट होते हैं, सॉरी मैं 30 सेकंड बोल गया, 3 मिनट होते हैं प्रिपेयर द टॉपिक। तो उस 3 मिनट को आप कैसे ध्यान में रखते थे कि उसको कैसे यूज करना है? तो वो जो 3 मिनट होते हैं, वो 3 मिनट तो हमको जीटी वाले दिन मिलते हैं ना, लेकिन वो 3 मिनट के पहले तो हमारे पास 3 महीने होते हैं टू प्रिपेयर लेक्चरेट। नाउ फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज wasn't speaking. I was fluent in speaking. The biggest challenge was content. How to build up content. I knew I can speak, but मुझे content चाहिए था. So what I did, I prepared my own notes for particular बहुत सारे, when I went to AFPA तो हमको वहाँ पे सर ने they gave us 60 to 65 topics which are majorly asked and which are majorly given in lecturate in various SSB centers across India. तो 60-65 जनरल टॉपिक्स थे। तो व्हाट आई डिड कि वो 60-65 टॉपिक्स का आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स। इट टुक मी सम टाइम, यस मुझे 1.5-2 महीने लग गए वो नोट्स बनाते बनाते, बट वो जो टॉपिक्स थे उसको आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई यूज्ड टू गैदर नॉलेज फ्रॉम विकिपीडिया as well as I used to watch videos on YouTube, and yes especially your videos on lecture too helped me a lot. कुछ वीडियोस थे आपके जो मैं देख के खुद के नोट्स बनाता था उस पे, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। तो जब वो दोनों चीज़ों को कंप्राइज करके आई राइट अ नोट ऑन सिंगल टॉपिक, तो वो कंटेंट मेरे दिमाग में बैठ जाता था। सेम थिंग हैपेंड इन माय लेक्चरेट। मेरे लेक्चरेट में 4 टॉपिक मिले थे। द टफेस्ट वन वाज इंडो यूएस रिलेशनशिप, बट द थिंग वाज आई ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। सो मुझे वो 30 सेकेंड भी नहीं लगे, इन 10 to 15 seconds माई स्पीच वॉज रेडी, properly structured, and I gave it a blow. ओके, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। अभी जो जीटीओ का टास्क है, Right. वो आप पहली बार देखने जा रहे हैं एसएसबी के अंदर। Right. हाउ डिड यू सो कॉन्फिडेंट? कोचिंग का असर था अफपा का, या वहां पर ऑन द प्रेजेंस अब आ गया, वो थी बात? It was due to the training that was given to me and my batchmates at AFPA. तो क्या होता है कि AFPA का जो GTO ग्राउंड है, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व GTO, अगर आप वहाँ पे GTO अच्छे से समझ लेते हैं, जो मेंटर्स आपको वहाँ पे बताते हैं, एंड आप वो प्रिंसिपल को एक बार दिमाग में रख लेते हैं, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप किसी भी सेंटर के कोई भी GTO ग्राउंड में चले जाए, यू विल बी एबल टू easily overcome that obstacle. Okay. The least possible time. Okay, but ये तो ऑब्स्टिकल सॉल्व करना हो गया, but beside that you work on the team planning or team work, or you just ignore it? No, definitely that's the key ingredient of GTO, group testing officer. So the officer test us how we perform in a group, क्या हम ग्रुप को साथ में लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। समटाइम्स क्या होता है कि आपको आइडियाज आते हैं एंड आपके टीममेट्स को भी आइडियाज आते हैं, बट इन दैट मोमेंट आपके टीममेट्स का आइडिया वर्क नहीं करता, आपका वर्क करता है। तो व्हाट आई डिड एट दैट मोमेंट कि आई यूज्ड टू टेल माय आइडियाज टू टीममेट्स कि गाइस वी शुड कीप अ प्लैंक ओवर देयर। एट दैट मोमेंट आइडिया वाज माइन, बट ऑल द वर्क वाज बीइंग डन बाय माय टीममेट्स।
In this way, I used to take my team along with me instead of ओके taking all the planks and bullies and putting them by myself together. ओके, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, बट थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो सच ये है कि जब आप रियल में जीटीओ ग्राउंड होते हैं, पीजीटी एजीटी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दो बंदे, आप और कोई और, सोल्यूशन दे रहे हो कि नहीं नहीं इसका सोल्यूशन ये होता है, नहीं नहीं इसका सोल्यूशन ये होता है। तो आप क्या करते थे? आप अपने सोल्यूशन को छोड़ देते, चल इसका ले लूं, या अपने वाले सोल्यूशन को किसी तरह से कन्विंस कर लिया करते थे? नहीं, हम अगर ऐसा कोई सिचुएशन मेरे साथ फेस होता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अगर मेरे टीममेट्स सॉल्यूशन दे रहे हैं एंड इट्स वर्केबल, सो डेफिनेटली आई यूज्ड टू अप्रिशिएट माय टीममेट्स कि यार इट्स अ गुड आइडिया, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट। एंड जहां अगर मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ एंड आई फील वो आइडिया वर्क करेगा तो डेफिनेटली मैं उनको एक ब्रीफ देता था कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग फर्स्ट प्लान एंड ऑल, आई यूज्ड टू गिव ब्रीफ कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। एंड इफ दे यूज्ड टू थिंक यस ये बंदा सही बोल रहा है, तो हम सब ऐसा साथ में वी वर्क। ओके, बट समझो आपका भी आइडिया वर्केबल है, उसका भी आइडिया वर्केबल है, बट आपका ज्यादा आसान है करना, राइट, तो आप क्या करते थे? आई यूज्ड टू कन्विंस देम कि यार इसमें ज्यादा लोड लग रहा है, या यहाँ पे बल्ली प्रॉपर नहीं फंस रही है, या ये निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, कि अगर हम इसको यहाँ रखें तो ये विदाउट यूजिंग बल्ली हम सिर्फ प्लैंक से ही कर सकते हैं, तो एक एक सपोर्टिंग मटेरियल हमको कम लग रहा है, तो व्हाई शुड नॉट वी शुड ट्राई दिस। चलो वो आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, वो आपको कन्विंस करने में लगा हुआ है। अब तो ठीक है सर, अब बात ऐसी आती है कि व्हेन वी आर एट जीटीओ आप एक दूसरे से बहस नहीं कर सकते। अगर वो बोल रहा है एक ऑब्स्टिकल में, एंड टॉकिंग अबाउट जैसा कि आप पूछ रहे हो अबाउट पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, अगर आप एक ऑब्स्टिकल से निकलते हो तो आपके सामने दूसरा ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो ठीक है, अगर इस ऑब्स्टिकल में उसका आइडिया चला ओके, बट मैंने उसकी वैल्यू रखी, मैंने उसकी बात मानी, तो ये होगा कि अगर नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ तो डेफिनेटली ही इज गोना रिस्पेक्ट मी एंड माय वैल्यूज। और अगर वही चीज मैं फर्स्ट ऑब्स्टिकल में कर देता, उससे बहस कर लेता कि नहीं तुम मेरे आइडिया के साथ ही चलो, तो क्या होता कि नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में वो मेरी सुनता ही नहीं। ओके ओके, यहाँ तक की बात मैं आपकी समझ गया। बहुत ही बाइस बात कही कि अगर आप पहले वाले ऑब्स्टिकल में आप उसकी बात नहीं सुनते, तो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में वो आपकी बात नहीं सुनता। राइट यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और स्नेक रेस की। राइट। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंशिएट है। मैं अपने हर इंटरव्यू में पूछता हूँ कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एक सिंगल पर्सन के लिए है, जबकि स्नेक रेस पूरी टीम के लिए है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? इम्पोर्टेंस स्नेक रेस में इज टीम कोऑर्डिनेशन एंड योर कामनेस। क्या होता है कभी कभी कि विन अ होल ग्रुप, अगर कोई आदमी, नॉट एवरीवन इज गुड, बट पर्टिकुलरली फॉर कैंडिडेट हु सम कैंडिडेट्स आर फिट, सम कैंडिडेट्स आर नॉट दैट मच फिट, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है टू जंप टू अक्रॉस या रोल ओवर करने में या ऊपर चढ़ने में। तो इसमें काम आता है कि आपका कामनेस, इंस्टेड आप आगे जाओ, यू शुड हेल्प बाकी ऑफ द टीममेट्स कि उनकी हेल्प करे, एंड दैट्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्नेक रेस। वो चीज़ एंड दिस पर्टिकुलरली सेम चीज़ भी आई गॉट टू लर्न एट आफ्पा, क्योंकि आफ्पा हैज़ द सेम जीटीओ ग्राउंड जो एसएसबी में होता है, टॉक वेदर इट बी एन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और अ स्नेक कोर्स, स्नेक रेस। तो पर्टिकुलरली स्नेक कोर्स जो होता है वो भी सेम ही है, तो वहाँ पे भी आई ऑलरेडी हैड practiced about snake race and individual obstacle, so it was like a piece of cake for me, both the things. ओके, यहाँ तक की बात हो गई, बट यहाँ से एक आखिरी बात पहुंचती है, वो है कॉन्फ्रेंस की। Right. ये आप अपनी इस वाली एससी टैग में रिकमेंड हो गए हैं, बट आपकी कॉन्फ्रेंस भी चली थी। Right. क्या सवाल पूछा था आपसे? My conference hardly lasted for 30 seconds, and उन्होंने मेरे से बस एक चीज पूछा कि भावेश प्लीज टेल मी what will you tell your friends about your stay at SSB. So I gave a very simple answer कि sir I'll tell them about my experience of SSB. So they asked me what kind of experience you are seeing. तो मैंने कहा कि sir since I've never been to such kind of interviews before, so the test which was given to me, I never felt like I was giving test, rather I was enjoying each and every test which was given to me. So this was the one thing I tell to them, and that's it. The officer said okay Bhavesh, thank you. आप जरा ये सवाल सोचिए, बड़ा ही बेसिक सवाल है ये। इस सवाल में कुछ सोचना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। उन्होंने ऐसा सवाल क्यों पूछा होगा आपसे? माइट बी कि मैं या तो दे वर श्योर कि मेरे माय जीटीओ पोर्शन, माय इंटरव्यू एज अच्छा ही गया था, तो आई वाजंट अ बॉर्डरलाइन कैंडिडेट, सो दे जनरली आस्क्ड कि हाँ कैसा है क्या है,
to confirm my traits कि यार ये बंदा कहीं फेक तो नहीं कर रहा. ओके अच्छा भावेश भाई एक बात बताओ, Yes. पूरा का पूरा इंडिया लॉकडाउन हो रखा है कोरोना के चक्कर में, Right. तो मिठाइयाँ खरीदी होंगी, बांट तो पाए नहीं होगे, तो मिठाई खा के काम चला रहे हो खाली? मिठाइयाँ तो नहीं, I was recommended on the month of November. अच्छा Last year I was recommended, so it's been December, January, February, it's been 3 months. तो मिठाइयाँ तो कब की बढ़ चुकी है. चलो मिठाइयाँ बढ़िया has है। been already यार distributed. ये एक ऐसी टेक की ना बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि ना उसमें मेरिट आउट नहीं होते। हाँ, एसएससी टेक में मेरिट आउट होने के चांसेस लाइक नेग्लिजिबल होते हैं, 0% होते हैं. कितनी सीटें थी आपके सिविल में? सिविल में दिस ईयर वी हैड लाइक 45 सीट्स फिल कितनी हुई है? एंड द फिल इज लाइक 80. बस 80. आधे से भी कम। आधे से भी कम. और मैं सुना है जो मैंने मेरिट लिस्ट देखी तो उसमें जो ब्रांचेस उनकी सिर्फ एक एक सीट है, एरोनॉटिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 3 सीटें, वो भी खाली पड़ी हुई हैं। वो भी खाली पड़ी हुई है. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली वो भी सीट सिर्फ खाली पड़ी हुई है इस चीज में. चलिए भावेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई होप दिस इंटरव्यू विल हेल्प लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। Sure. Thank you so much, Shubham, for having your time, sharing your time with me, and asking about me for my SSB interview. It has been a great conversation with you as of now. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।